मैं डीके सिन्हा। इंडिया का सबसे ट्रस्टेड और सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक 27% गिर गया। चेयरमैन ने रिजाइन कर दिया और अब सेबी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। तो आप कहेंगे कि डीके सिन्हा ये कौन सी नई बात बता रहा है? तो वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत सारे हिडन कंट्राडिक्शन है जिसकी जानकारी आपको मिलेगी। क्या ये सिर्फ पैनिक है या कुछ बड़ा छुपाया जा रहा है? देखा आपने कैसे सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशन में एचडीएफसी बैंक का शेयर गिर गया और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मार्केट वैल्यू वाइप आउट हो गया। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, रिस्क मैनेजमेंट ही है जो स्टॉक मार्केट में आपको बचा सकता है, क्योंकि बेस्ट स्टॉक में भी कोई गारंटी नहीं होती है। चलिए शुरू करते हैं, डीप एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल हाइब्रिड एज। एचडीएफसी बैंक जो एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर माना जाता था, अक्टूबर 2025 के ऑल टाइम हाई से लगभग 27% करेक्ट हो चुका है। और ये सिर्फ गिरावट नहीं है, सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशन में अप्रोक्सीमेटली $16 बिलियन का मार्केट कैप वाइप आउट हो गया। ये नॉर्मल करेक्शन नहीं लग रहा है। ट्रिगर क्या था? चेयरमैन मिस्टर चक्रवर्ती का सडन रेजिग्नेशन। और ये रेजिग्नेशन कोई सिंपल रेजिग्नेशन नहीं था, ये रेजिग्नेशन एक रीजन्ड रेजिग्नेशन था। उन्होंने लिखा, सर्टेन प्रैक्टिसेस आर नॉट अलाइनिंग विथ माय वैल्यूज। इसके बाद सेबी ने उसका रिव्यू स्टार्ट कर दिया। बैंक ने एक्सटर्नल लॉ फर्म्स अपॉइंट किए इन्वेस्टिगेशन के लिए और 81 बॉन्ड मिस सेलिंग केस में सीनियर एग्जीक्यूटिव्स रिमूव किए गए। तो एक तरफ गवर्नेंस कंसर्न है, दूसरी तरफ स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका है। क्या ये डीपर प्रॉब्लम का सिग्नल है? कमेंट करके मुझे बताएं अपने ओपिनियन को। दोस्तों, मार्केट कभी कभी क्रिकेट मैच जैसा दिखाई देता है। स्कोर देखकर लगता है गेम खत्म हो गया और फिर लास्ट ओवर में ट्विस्ट आ जाता है, धोनी स्टाइल ट्विस्ट। यहां पर शायद वैसे ही कुछ हो रहा है। कंट्राडिक्शन की बात करते हैं, चलिए नंबर्स को देखते हैं। नेट प्रॉफिट ग्रो हो रहा है, नेट इंटरेस्ट इनकम पॉजिटिव है, एनपीएस स्टेबल है और सबसे इंटरेस्टिंग 47 एनालिस्ट में से 45 अभी भी बाय रेटिंग मेंटेन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? न्यूज तो नेगेटिव है, प्राइस गिर रही है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस अभी भी पैनिक में नहीं है। लेकिन हम दूसरे साइड को भी इग्नोर नहीं कर सकते। वैल्यूएशन साइड पर मिक्स्ड सिग्नल्स मिल रहे हैं। स्टॉक अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से अप्रोक्सीमेटली 83% ओवर वैल्यूड है। लेकिन एक गुड न्यूज भी है, इसका प्राइस टू बुक रेशियो यानी पीबी रेशियो करेंटली अराउंड 2.1 पर है, जो हिस्टोरिकली लो जोन में है। अगर हिस्टोरिकली देखें तो 2019 में पीबी रेशियो अप्रोक्सीमेटली 8.3 पर चला गया था। और 2020 के बेयर मार्केट के बाद भी जब मार्केट में बेयर मार्केट समाप्त हुआ तो पीबी रेशियो कहां था? 3.98। मतलब करंट पीबी रेशियो इंडिकेट कर रहा है कि वैल्यूएशन पीबी के बेसिस पर रिलेटिवली अट्रैक्टिव जोन में आ रहा है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए रेवेन्यू ग्रोथ का एस्टिमेट नेगेटिव दिया गया है, अप्रोक्सीमेटली -2.1%। मतलब ग्रोथ स्लोडाउन का रिस्क रियल है। इसीलिए ये सिचुएशन सिंपल नहीं है। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और बैलेंस शीट को पढ़ने में आपको दिक्कत होती है, तो आपके दिमाग में सवाल आता होगा, अरे मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूं, मैं तो एमबीए फाइनेंस नहीं हूं। लेकिन आप सीख सकते हैं इस बुक को पढ़ के, रोमांसिंग द बैलेंस शीट बाय अनिल लांबा। आप अगर इसे पढ़ेंगे तो इतनी सिंपल भाषा में समझाया गया है कि आप बेसिक समझ जाएंगे और फंडामेंटल एनालिसिस करने में आपको मदद मिलेगी। अब आते हैं असली सवाल पे, क्या ये करेक्शन एक अपॉर्चुनिटी है या फिर
ये सिर्फ शुरुआत है। इसका जवाब न्यूज में नहीं मिलेगा दोस्तों, सिर्फ प्राइस एक्शन से पता लगेगा। तो चलिए चार्ट्स पर चलते हैं। मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर प्राइस एक्शन क्या कहानी कह रहे हैं उसे समझते हैं। क्या आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं? ज्वाइन डायमंड मेंटरशिप क्लब नाउ। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ओवर द इयर्स हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन एचडीएफसी बैंक के शेयर में हमें क्या इंडिकेट कर रहे हैं, और दूसरा मैं उसके बाद बताऊंगा जब एनालिसिस कर लेंगे कि किस तरह से हम प्राइस चार्ट के ऊपर में अलर्ट सेट कर सकते हैं, ताकि उस वक्त पे और डिटेल एनालिसिस करके हम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को बना सकें। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैंने रिसेंट 3 महीने के चार्ट को हाइड कर दिया है, ताकि हम ब्लाइंड चार्ट एनालिसिस कर सकें और रीसेंसी बायस हमको अफेक्ट ना डाले। आप चिंता मत कीजिए, सारी एनालिसिस करके फिर हम चार्ट को 3 महीने के डेटा को भी अनहाइड करके आपको दिखाएंगे कि किस तरह से प्राइमरी ट्रेंड पे अगर फोकस किया जाए तो बिना रेसेंसी बायस के या 3 महीने के डेटा से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब थोड़ा सा चार्ट को स्क्रॉल करते हैं। आप देखिए यहाँ पर प्राइस में जब करेक्शन हुआ तो प्राइस ने कहाँ सपोर्ट लिया? ये ब्लू कलर की लाइन EMA 55 को रिप्रेजेंट करती है, और यहाँ पर देखिए फिर EMA 55 पे सपोर्ट लिया, ये 2002 में, ये 2004 में, और फिर यहाँ पर देखिए जब 2008 का बेयर मार्केट आया था तो बहुत भयंकर बेयर मार्केट था, उस समय पर भी प्राइस ने EMA 55 पर सपोर्ट लिया। आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ देखिए 2020 का बेयर मार्केट आया तो प्राइस ने कहाँ सपोर्ट लिया? EMA 55 पर। फिर यहाँ पर देखिए करेक्शन हुआ तो EMA 55 पर इसने सपोर्ट लिया। अब दूसरी गौर करने वाली बात क्या है, मैंने एक और रेफरेंस मूविंग एवरेज को खींचा है, SMA 89। ये मैंने इसीलिए रेफरेंस में खींचा है ताकि हम ये देख सकें क्या हिस्टोरिकली कभी प्राइस इस SMA के नीचे गई है। तो फिलहाल देखिए नहीं गई है, इसके बीच में आई है लेकिन उसके नीचे में नहीं गई है, यहाँ पर भी नीचे में नहीं गई है। तो हिस्टोरिकली SMA 89 जो है मंथली चार्ट के ऊपर में, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है, विच वी कैन कॉल इट एज अ वर्स्ट लेवल इन मंथली टाइम फ्रेम। यहाँ देखिए अक्टूबर 2002 में इसने EMA 55 को सपोर्ट किया, उसके बाद क्या बना? मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ, इसके बाद यहाँ पे बुलिश पिन बार बना, उसके बाद यहाँ पर जब EMA 55 पे प्राइस आई तो बुलिश एनगल्फिंग का निर्माण हुआ। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर भी बुलिश पियर्सिंग बना, इनसाइड बार बना और रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बना। इसका मतलब यह है कि जब भी प्राइस EMA 55 पे आए और या EMA 55 और SMA 289 के जोन में आए तो वहां पे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनना बहुत जरूरी है। नंबर 2, वो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न की क्लोजिंग EMA 55 के ऊपर जरूरी है। अब इसके बाद आपको याद होगा कि पहले भी HDFC बैंक के स्टॉक की एनालिसिस की गई थी, और ये मैंने बताया था ये सप्लाई जोन है, और ये सप्लाई जोन बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन था, और ये सप्लाई जोन कब से एक्ट कर रहा था? जनवरी 2021 से। यानी ये समझना बहुत जरूरी है कि इस जगह पे जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया था, और देखिए प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रही थी। सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या था? आप देखिए यहाँ पर एक जब प्राइस ऊपर गई तो जुलाई 2025 में एक हैंगिंग मैन कैंडल बना, उसके बाद यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार बना, लेकिन मॉर्निंग स्टार के हाई को फॉलो थ्रू एक्शन नहीं मिला। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात है कि अभी तो ब्लाइंड चार्ट एनालिसिस हम कर रहे हैं, 3 महीने के डेटा गायब कर दिए गए हैं चार्ट के ऊपर में से। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को मैं खींचता हूं ताकि आपको और क्लैरिटी आ सके। देखिए मैं ट्रेंड लाइन को खींच रहा हूं, मेरे को नहीं मालूम है कि अभी प्राइस कहां पर है, 3 महीने के डेटा क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं एक रेफरेंस लेता हूं, इस जगह पे हमको मिनिमम 3 टच पॉइंट चाहिए। ये देखिए मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, इसको यहाँ ज्वाइन किया, इसको यहाँ ज्वाइन किया, और यहाँ देखिए मुझे 3 टच पॉइंट मिल गए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और मैंने इसको ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर भी प्राइस ने सपोर्ट लिया, इसको मैंने एक्सटेंड किया, यहाँ सपोर्ट लिया, और उसके बाद देखिए ये ट्रेंड लाइन का यहाँ पर
ब्रेकडाउन होने के बाद जो पुल बैक हुआ, ये ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करने लगी। क्या हम कोई और ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं? तो देखिए इस जगह पर हम फिर से 3 टच पॉइंट के फिनोमेनन को अडॉप्ट करते हैं। ये देखिए मैंने अडॉप्ट किया 3 ट्रेंड लाइन के फंड को, ये मैंने ड्रॉ किया। यहाँ पे कहाँ टच पॉइंट मिल रहे हैं? 1 2 3 4, इसको ड्रॉ किया। अब ये 2 ट्रेंड लाइन को खींचने के बाद हमें एक रेफरेंस मिल गया। क्या रेफरेंस मिल गया? कि ये एक डायनेमिक सपोर्ट की लाइन है और साथ में हमने किससे कंबाइन किया? EMA 55 और SMA 89 से। अब आप देखिए ये ट्रेंड लाइन जो हमने खींची है, ये कहाँ पे आ रही है? EMA 55 और SMA 89 के जोन में आ रही है। प्राइस एक्शन को देखें, यहाँ प्राइस का रेजिस्टेंस था, ये बाद में सपोर्ट बना, तो ये लेवल करीब 610 पे आता है। इसका मतलब 610 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके अलावा और ध्यान से अगर देखें तो एक 700 का लेवल है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये लेवल? क्योंकि ये SMA 89 का भी लेवल है और इस जगह पे ध्यान से देखिए तो प्राइस का ब्रेकआउट है और इस जगह पे भी प्राइस का ब्रेकआउट है इस कंसोलिडेशन बैंड का। तो 610 से 700 का जोन जो है वो इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है और उसी जोन में ये मूविंग एवरेजेस का भी समावेश है, ये ट्रेंड लाइन का भी समावेश नजर आ रहा है। क्या हम कोई और ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं? तो देखिए यहाँ रेजिस्टेंस है, मैं इस रेजिस्टेंस से पकड़ रहा हूं और इसको मैं ज्वाइन कर रहा हूं, क्योंकि आप देखिए ये रेजिस्टेंस था और बाद में ये सपोर्ट बन गया, ये सपोर्ट बन गया, यहाँ भी 3 टच पॉइंट मिल गए। अब हमें एक जोन क्लैरिटी के साथ मिल गया कि ये ट्रेंड लाइन SMA 89 और EMA 55, ये 3 रेफरेंस हमें मिले और ये ट्रेंड लाइन मिला। तो अब हम क्या करते हैं? चार्ट को अनहाइड करते हैं। अब यहां पर देखिए, क्या आपको समझ में आ रहा है कि सीरियस बात क्या है कि ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है। डिसाइसिव ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकडाउन हुआ है। और वैसे भी क्लोजिंग बेसिस पे नहीं बोल सकते, क्योंकि मार्च का पूरा महीना तो अभी समाप्त नहीं हुआ है। अब यहां पर आप देखिए SMA 89, करंटली SMA 89 की वैल्यू है 717, इसीलिए हमने 700 को राउंड ऑफ करके मार्क किया है। प्राइस एक्शन के अनुसार भी ये सपोर्ट एरिया है, तो हमें एक इंपॉर्टेंट लेवल मिल गया। अब कोई कैंडल अगर EMA 55 के ऊपर में बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है और क्लोज होती है, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाने का एक मौका मिल सकता है। अब वो होगा कब होगा ये कहना तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन इस ओर इशारा करते हैं। अगर हम मोमेंटम इंडिकेटर को देखें तो RSI क्या इंडिकेट कर रहा है? मंथली चार्ट में ओवरसोल्ड है, विलियम परसेंटेज आर ओवरसोल्ड है। अगर हम वीकली चार्ट में भी देख लें तो वीकली चार्ट में भी RSI ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, विलियम परसेंटेज आर भी ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। तो हमें पहला अलर्ट क्या सेट करना है? मंथली चार्ट पे, कि प्राइस जब भी क्लोज हो जाए EMA 55 के ऊपर, तब जाके फर्दर एनालिसिस करनी है। इसके अलावा डेली प्राइस चार्ट पर अगर हम चलें तो हम क्या देखते हैं? ट्रेंड तो अभी डाउनवर्ड है, सारे मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस ट्रेड हो रही है, लेकिन यहां पर हम मोमेंटम अलर्ट सेट कर सकते हैं। ये लेवल देखिए RSI का 37, अगर इसके ऊपर में RSI क्लोज होता है तो ये अलर्ट क्या इंडिकेट करेगा? एक पॉसिबिलिटी बनती है बुलिश स्विंग ब्रेकआउट की। और वैसे ही -60 पे हमें विलियम परसेंटेज आर पे अलर्ट सेट करना है। ये दोनों केस में ये इंडिकेट करेगा कि मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। तो 3 अलर्ट हमने सेट किए। अब में से कुछ लोगों को लगता होगा कि ब्लाइंड चार्ट एनालिसिस करने का कोई फायदा नहीं, लेकिन जरा सोच के देखिए कि चार्ल्स एस डाउ ने जो 6 डॉक्ट्रिन्स दिए हैं, अगर आपने S&P 500 के 100 ईयर्स के चार्ट पर उसके 6 डॉक्ट्रिन्स को समझ लिया तो आपका ये मिथ खत्म हो जाएगा। क्योंकि ब्लाइंड चार्ट एनालिसिस में हम करते क्या है? अपने रीसेंसी बायस को अवॉइड करते हैं और प्राइमरी ट्रेंड पर फोकस करते हैं, क्योंकि प्राइमरी ट्रेंड इज मोर इंपॉर्टेंट देन सेकेंडरी ट्रेंड और माइनर ट्रेंड। सो सेकेंडरी ट्रेंड इंपॉर्टेंट है, जैसा HDFC बैंक में आज की डेट में सेकेंडरी ट्रेंड बन रहा है। लेकिन जब हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन पर हम डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करते हैं और तब जाके चार्ट को अनहाइड करते हैं, तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि कहां पे हमें अलर्ट सेट करना है,
कहां पर एचडीएफसी बैंक अगर गिर रहा है या कोई भी स्टॉक गिर रहा है तो किस जगह पे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहां एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को क्रिएट किया जा सकता है। क्या आपने एचडीएफसी बैंक के चार्ट पर अलर्ट सेट कर लिए हैं? अगर कर लिए हैं तो कमेंट करके मुझे बताइए यस, और नहीं किए हैं तो भी लिखिए यस आई एम डूइंग इट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना केयर कीजिए, डिसिप्लिन बनाए रखिए। जय हिंद।